सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 का इतिहास विषय का जो है वो सेकेंड लास्ट जो पार्ट है, ठीक है। कक्षा 11 की जो आपके पाठ्य पुस्तक है, यह आपको विश्व के इतिहास से भारत के इतिहास तक इस कड़ी को जोड़ने का कार्य। उसमें हम पहले पाठ से ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लोग सभ्य कब से होने लगे, या उस समय में उनका जीवन कैसा होता था, कैसे वो जीते थे, क्या उनके रीति रिवाज होते थे, क्या उनका खान पान होता था, क्या वो पहनते थे। जब लोग आदि मानव से सभ्य होने लगे, तब उनके जीवन में ऐसी कौन कौन सी क्रिया हुई, उन सबको हमने इतिहास के माध्यम से पढ़ा। अब हम बिल्कुल जो हमारे को लिखित इतिहास मिलता है उसके, या जहां से इतिहास को व्यवस्थित किया गया, उस दौर की बात को हम पढ़ रहे हैं। जिस जगह से व्यक्ति के कार्य को सरल करने के लिए मशीनों का उपयोग हुआ। किसका उपयोग हुआ? मशीनों का, है ना। तकनीकी आई है, तकनीकी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं टेक्नोलॉजी। क्या? टेक्नोलॉजी। तो जब से टेक्नोलॉजी आई, वो दौर कैसा रहा होगा, या सबसे पहले टेक्नोलॉजी कहाँ आई, कौन लाया, किस प्रकार आई, ये सारा अध्ययन है, वो हम इस अध्याय में करेंगे। तो यहाँ इस अध्याय की जो मेन हेडिंग है वो तो है आधुनिकीकरण की ओर। इसकी ओर, यानी अभी जो हम आधुनिक दुनिया में जहाँ जी रहे हैं, ये जो है ये इसकी शुरुआत है वो कहाँ से हुई है, तो ये पढ़ेंगे। और इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि औद्योगिक क्रांति, यानी उद्योगों को लेकर के जो एकदम से परिवर्तन हुआ है, क्रांति जो हुई है, वो कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई, किसने की। फिर है मूल निवासी। यहाँ मूल निवासी का मतलब है जो प्रारंभ से रह रहे हैं किसी जगह पर, वो मूल निवासी है। तो मूल निवासी है वो कहाँ चले गए जब ये उद्योग धंधे आए, तो है ना। तो उनका विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना है, या स्वेच्छा से चले जाना, या फिर उनको हटा देना, दोनों विस्थापन के अंतर्गत है, ठीक है। और तीसरा आधुनिकीकरण के रास्ते। तो ये हम कंटिन्यू है वो इस अध्याय में आपको पढ़ेंगे। ये जो चित्र है, ये आधुनिक दुनिया का चित्र है। चकाचौंध भरी जिंदगी, जिसमें चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश, और सड़कों का, ट्रेनों की पटरियों का एक जाल बिछा हुआ दिख रहा है ना। और एक वो दौर था जब इंसान अपने हाथ में कोई भी हथियार लिए हुए, बिना कपड़े पहने हुए, और सिर्फ प्रकृति के बीच में था। उस दौर से और इस दौर तक था ये जो सारा सफर है, ये इतिहास की इस किताब में हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आ रहा है आधुनिकीकरण की ओर, लिखा हुआ है। पिछले भाग में आपने मध्यकालीन और प्रारंभिक आधुनिक विश्व की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया है। सामंतवाद, यूरोपीय पुनर्जागरण, यूरोप तथा अमेरिका के बीच संपर्क तथा टकराव, जैसा कि आप समझ गए होंगे, आधुनिक विश्व को बनाने में जिन घटनाओं का योगदान रहा है, वे सारी घटनाएं इसी समय हुई। खास तौर से कौन सी शताब्दी? 15वीं शताब्दी का मतलब होता है 1401 से 1500 के बीच में। तो 15वीं शताब्दी के मध्य में, यानी 1450 के आसपास, विश्व इतिहास के दो अन्य परिवर्तन उन्होंने ऐसी जमीन तैयार की
जिसको क्या कहा गया, आधुनिकीकरण कहा गया। क्या कहा गया? यह थे कौन कौन सी जिसकी वजह से आधुनिकीकरण हुआ? एक तो हुई औद्योगिक क्रांति। कौन सी क्रांति? और दूसरी हुई राजनीतिक क्रांति, है ना, जिसने प्रजा को किसमें बदल दिया? नागरिक में। किसमें बदल दिया? पहले राजा और प्रजा होती थी, अब जो प्रजा है वो किसमें बदल गई? नागरिक में। किसमें बदल गई? नागरिक में। और इस राजनीतिक क्रांतियों की शुरुआत अमेरिका की क्रांति यानी कि 1776 से लेकर के और 1781 के बीच में, ठीक है। एक पहली क्रांति और दूसरी क्रांति है वो कहाँ हुई है? फ्रांस में। कहाँ हुई है? वो कब से कब हुई है? 1789 से लेकर के 1794, यानी 5 साल यहाँ और उसके यूँ समझ लो कि लगभग कितने 8-9 साल बाद में फ्रांस में ये जो क्रांति हुई। तो ये भी क्रांतियां हैं जो कितने साल चली है? 5 साल चली। और इन क्रांतियों में पहले अमेरिका बदला और फिर किसको बदला? फ्रांस को बदला। और यहाँ क्रांतियां होने से इन्होंने पूरे के पूरे महाद्वीप का वो नजरिया या दृष्टिकोण कह सकते हैं या हुलिया जो कह सकते हैं वो सारा का सारा बदल दिया। ब्रिटेन दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र रहा है। यहाँ ये जो फ्रांसीसी क्रांति है, ये फ्रांसीसी क्रांति है वो इस जगह पे हुई है। कहाँ हुई है? केवल फ्रांस में नहीं, फ्रांस तो उसका मुख्य केंद्र था। यूरोप के बहुत सारे देश हैं वो इस क्रांति में साथ में, ठीक है। अब कह रहे हैं पहला औद्योगिक विषय 9 में आपने इसका अध्ययन करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। लंबे अरसे से यह समझा जाता है कि ब्रिटेन के औद्योगिकीकरण ने दूसरे देशों के औद्योगिकीकरण के लिए एक आदर्श बात या आदर्श नमूना पेश किया, आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया। विषय 9 में किए गए विचार विमर्श से आपको पता चलेगा कि इतिहासकारों ने औद्योगिकीकरण संबंधी पहले कुछ विचारों को लेकर के प्रश्न उठाए। हालांकि प्रत्येक देश ने दूसरे के अनुभव से बहुत कुछ सीखा। यानी जब अपने देश में क्रांति हुई तो उससे पहले ऐसी क्रांति कहाँ हुई, उस क्रांति में क्या क्या कमी पेशी रह गई, ये हर एक देश ने एक दूसरे से सीखा। लिखा हुआ फिर भी उसने औद्योगिकीकरण प्रस्तुत के नमूनों का अंधानुकरण नहीं किया। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन में कोयला और सूती कपड़े के उद्योग का विकास औद्योगिकीकरण के पहले चरण में हुआ। तो कोयले किस उपयोग में आता था? कोयला मतलब ईंधन के लिए। किसके लिए? ईंधन के लिए। कोयला खास प्रकार का ईंधन होता है जो खुद जलता है और ऊर्जा प्रदान करता है। कोयला क्या है? ईंधन, ठीक है। तो कोयले जो जमीन से जब कोयला निकाला गया है ना, तो उसको किस प्रकार है वो ऊर्जा में बदला गया। और दूसरी उन्होंने क्रांति करी है वो किसमें करी है? सूती कपड़े में। किसमें करी है? सूती कपड़े में। यानी दुनिया ने जब पहनना सीखा तो फिर सबसे बढ़िया किस्म का या सबसे अच्छा या सबसे कंफर्टेबल वो कब शुरू किया? तो ये इन क्रांति के अंतर्गत ये 2 चीजें दी गई, ठीक है। पहले चरण में वो जबकि रेलवे का आविष्कार, जब पता चला कि भाई एक जगह पर हमने बहुत सारी चीजें बना ली है लेकिन उसको पूरे विश्व में कैसे फैला जाए, अलग देशों में दूसरे राज्यों में कैसे ले जाया जाए, तो उसके लिए जरूरी था वो था परिवहन। क्या जरूरी था? परिवहन। परि का मतलब होता है चारों ओर, वहन का मतलब होता है ढोना। तो चारों ओर ढोने के लिए आपको कोई ना कोई माध्यम चाहिए, कोई साधन चाहिए। तो उसके लिए फिर किसका विकास किया गया? रेलवे का। किसका विकास किया गया? रेलवे का, है ना। तो रेल का मतलब तो होता है कि ऐसे लंबा लंबा, रेल का मतलब क्या होता है? और वे का मतलब होता है रास्ता। वे का मतलब क्या होता है? तो लंबा सा जो रास्ता था, लंबा रास्ता जो जिस पर आसानी से आया जाया जा सके, उसको हमने क्या कह दिया? रेलवे। क्या कह दिया? रेलवे। तो इसका आविष्कार जब ये इसको बनाएंगे तो इसके लिए लोहे की आवश्यकता पड़ेगी। तो लोहा कहाँ से प्राप्त करेंगे, है ना। फिर ये जो पटरियां है, अब ये क्या है कि सामान्य सड़कें होती थी वो क्या है कि प्राकृतिक आपदाओं का शिकार हो जाती थी, है ना।
तो इसलिए एक विशेष प्रकार के जो वे बनाए गए है ना, तो उनको हमने रेलवे कहा और इस पे चलने वाली को कहा कह दिया कि रेलगाड़ी, है ना ऐसा। तो दूसरे चरण की शुरुआत अन्य देशों ने, जैसे रूस में भी क्रांति हुई, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, फिर भारत में भी क्रांति हुई। तो औद्योगिक विकास काफी देर से शुरू हुआ था, 19वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी, यानी 1801 से 1900 तक के आखिर में यहाँ रेलवे और भारी उद्योग औद्योगिकरण के पहले चरण में विकसित होने लगे। इस तरह औद्योगिकरण राज्य और बैंकों की भूमिका प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न रही है। इसे 9 में जिस तरह ब्रिटेन में औद्योगिक विकास की चर्चा की गई, उससे अन्य औद्योगिक देश जैसे अमेरिका है, जर्मनी है, जो महत्वपूर्ण औद्योगिक शक्तियां रहे हैं, औद्योगिक प्रगति के बारे में आपकी जिज्ञासा करेगी। विषय 9 पर इस बात पर भी जोर देता है कि ब्रिटेन को औद्योगिकरण की कितनी मानवीय और भौतिक कीमत चुकानी पड़ी। ठीक है, गरीब मजदूर, खास करके बच्चों की दुर्दशा, पर्यावरण का नुकसान, हैजा और तपेदी, है ना, तपेदी की बुखार होता है, कौन से वाला, तो सीधा ऊपर ले जाता है ना, इस तरह की जो महामारियां। इसी तरह से विषय 11 में आप जापान के अंदर जो है वो कैडमियम और पारे के जहर को ये सारा पढ़ेंगे। इसे 9 और 11 को आपको पढ़ना पड़ेगा, ये बार-बार उसका जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आगे देखो, कह रहे कि फैलने से औद्योगिक प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, जिनसे लोगों को अंधाधुंध औद्योगिकरण के खिलाफ जन आंदोलन करने के लिए क्या किया जाए। तो सारी जो वस्तुएं जो मनुष्य के काम को आसान बनाती है, मनुष्य के काम को क्या करती है, आसान बनाती है, वो सारी की सारी वस्तुएं जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए फायदेमंद हो, ये जरूरी नहीं, वो आपके नुकसानदायक भी हो सकती है। तो यहाँ औद्योगिकरण तो हुआ, लेकिन औद्योगिकरण होने से कुछ न कुछ नुकसान भी हुआ, कुछ फायदा हुआ, या बड़ा फायदा हुआ तो थोड़ा नुकसान हुआ, या यूं कह सकते हैं कि थोड़ा फायदा हुआ तो बड़ा नुकसान हुआ, दोनों संभावनाएं हो सकती हैं। अब देखिए, जैसे कहीं पर आने जाने के लिए जब साधन की व्यवस्था नहीं होती थी, गाड़ी नहीं होती थी, उस समय में मनुष्य क्या करता था, पैदल जाता था। क्या करता था, धीरे धीरे वो अपने पास में मवेशी रखने लगा, तो उस मवेशियों के माध्यम से जाता था। ठीक है, और उसके बाद से उन मवेशियों की जगह वो साधनों ने ली, तो मनुष्य का पैदल चलना कम हुआ, यानी उसके कार्य क्षमता में, चलने में, उम्र में, हर एक चीज में कमी आई, उसके स्वास्थ्य में गिरावट आई, है ना। आज देखिए कि छोटे से बच्चे को खिलाने के लिए भी आंगन में भी, है ना, तो वो पैदल चले, गिरे, टूटे या लगे उससे बचने के लिए आज बहुत प्रकार की गाड़ियां आ गई, जिसमें उसको बैठाया और इधर से उधर ले जा करके उसको खिलाया जा रहा है, यानी उसको जन्म से ये सिखाया जा रहा है कि तुझे कुछ कष्ट करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे। और हालांकि हम वो पीढ़ी है जो इसका कम शिकार हुई है, लेकिन आने वाली पीढ़ी है वो इसका शिकार होगी, जो जितनी ज्यादा सुविधाओं का शिकार होगा वो शारीरिक रूप से उतना ही कमजोर होगा। आगे देखिए, कह रहे मूल निवासियों के साथ में की गई बर्ताव की कहानी बताता है। आबाद प्रारंभ में बुजुर्ग मानसिकता से उन्हें जमीन और पानी से लेकर सब कुछ बेचने और खरीदने के लिए प्रेरित किया, लेकिन मूल निवासी जो शुरू से वही रहे, उन्होंने जो यूरोपीय और अमेरिकियों को असभ्य नजर आते थे, वो यूरोपीय और अमेरिकियों को क्यों असभ्य नजर आते थे, क्योंकि ये लोग तो क्या करते थे, सोचते थे कि भाई ये पढ़े लिखे नहीं है, नहीं इनको मशीनों का ज्ञान है, इसलिए यूरोपीय और अमेरिकी मूल निवासियों को क्या समझते थे, असभ्य समझते थे। हालांकि मूल निवासी है, उनका रहना, खाना, पहनना वो सारा जंगल के हिसाब से होता था, प्रकृति की गोद में बैठते थे तो वो, लेकिन जो लोग शहर सिटियों में रहते थे खुद को सभ्य कहते थे, वो इनको असभ्य मानते थे। आप पूछना था कि अगर आप हवा की ताजगी और पानी के बुलबुलों के मालिक नहीं है तो उसे कोई कैसे खरीद सकता है। मूल निवासी को जमीन, मछली और जानवरों पर मालिकाना हक जताने की जरूरत महसूस नहीं हुई,
उन्हें इन चीजों को बेचने और खरीदने की वस्तुओं के रूप में बदलने की कोई इच्छा नहीं थी। अगर चीजों के आदान प्रदान की जरूरत थी तो आसानी से उपहार में दिया जा सकता था। जाहिर है कि मूल निवासी यूरोपीय सभ्यता की प्रतियोगी अवधारणाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मूल निवासियों ने यूरोपीय अतिवृष्टि से अपनी संस्कृति को मिटने नहीं दिया। हालांकि 20वीं सदी के मध्य अमेरिका और कनाडा की सरकारें चाहती थी कि मूल निवासी मुख्य धारा से जुड़े, और इसी दौर में ऑस्ट्रेलिया में सत्ताधारियों ने उनकी परंपरा और संस्कृति को पूरी तरह से नजरअंदाज करने का भी प्रयास किया। किसी को हैरत हो सकती है कि आखिर मुख्य धारा का क्या मतलब है। आर्थिक राजनीतिक शक्ति किस तरह मुख्य धारा की संस्कृति से निर्माण को प्रभावित करती है। मुख्य धारा का मतलब यह है कि अभी जैसे आज की अगर हम बात करें तो मुख्य धारा का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा, चिकित्सा, है ना, और रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, ये जो मूलभूत आवश्यकता है इससे वंचित नहीं रहे, इसका मतलब वो मुख्य धारा में, है ना, रोटी कपड़ा मकान उसको मिलेंगे और उसके बाद में वो क्या करेगा, शिक्षा और चिकित्सा की भी उसको जरूरत होगी। तो ये 5 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन 5 मूलभूत आवश्यकताओं को जो प्राप्त करता है जन्म से वो मुख्य धारा में, जिनके पास में इनमें से एक भी चीज से वो वंचित है, इसका मतलब वो मुख्य धारा में नहीं। तो यहाँ मुख्य धारा की संस्कृति की बात आई है। देखिए आगे लिखा हुआ है पश्चिमी पूंजीवाद। पश्चिम में कौन सा वाद चला है, कौन सी विचारधारा चली है? पैसा है तो सब कुछ है, तो इस पैसा है तो सब कुछ है, इसको कहते हैं पूंजीवाद। क्या कहते हैं? और व्यापारिक, औद्योगिक और वित्तीय, और 20वीं सदी के शुरू में जापानी पूंजीवाद ने तीसरी दुनिया में बहुत से हिस्सों में उपनिवेश बनाए। उपनिवेश बनाने का क्या मतलब है? गुलाम, गुलाम बनाना। क्या बनाना? गुलाम। और कौन सी दुनिया में? तीसरी दुनिया में। इसमें से कुछ उपनिवेश यानी गुलाम देश ऐसे थे जहां यूरोपीय गोरे लोग बस गए, ठीक है ना, उसमें से एक बात हुई। और अन्य जैसा कि भारत में ब्रिटिश शासक कौन बस गए? सीधे और औपनिवेशिक नियंत्रण के उदाहरण है 19वीं की प्रारंभ में यानी 1801 से, और 20वीं सदी में चीन भी उपनिवेशवाद की तीसरी किस्म का उदाहरण है। यहाँ पर ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने, रूस ने, अमेरिका और जापान ने बिना सत्ता हाथ में लिए और चीन के मामलों में क्या करी? दखल अंदाजी की। उन्हें देश के संसाधनों से भरपूर फायदा उठाया और इससे चीन की प्रभु सत्ता को गंभीर ठेस है वो पहुंची। चीन का दर्जा भी अर्ध उपनिवेश का हो गया, यानी चीन को भी गुलाम बनाया गया। लगभग सभी देशों में शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलन और औपनिवेशिक शोषण को चुनौती दी गई, ठीक है। वैसे राष्ट्रवाद बिना औपनिवेशिक संदर्भ में भी उभरा, जैसे कि पश्चिम या जापान में सभी किस्मों के राष्ट्रवाद लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांतों पर आधारित है। राष्ट्रीय आंदोलनों का मानना है कि राजनीतिक सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए और इसी वजह से राष्ट्रवाद एक आधुनिक अवधारणा है। नागरिक राष्ट्रवाद भाषा, धर्म, जाति और लिंग पर ध्यान दिए बिना प्रभुसत्ता सभी लोगों के हाथ में प्रदान करता है और यह बराबर अधिकार करने या अधिकार वाले नागरिकों को समुदाय बनाने की कोशिश करता है। राष्ट्रीयता को जातीयता को धर्म से हटकर नागरिकता से परिभाषित करता है। जातीय और धार्मिक राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता का निर्माण किसी भाषा, धर्म या कुछ परंपराओं के इर्द बनाने की कोशिश करता है जहां लोगों को जातीयता के आधार पर परिभाषित किया गया, समान नागरिकता के आधार पर नहीं। बहुजातीय देश में जातीय राष्ट्रवादी प्रभुसत्ता चुने हुए समूहों, समुदायों तक सीमित कर सकते हैं जिन्हें अल्पसंख्यक समुदायों की तुलना से बेहतर। समसामयिक काल में अधिकतर पश्चिमी देश राष्ट्रीयता की, जातीयता की बजाय समान अधिकारों से परिभाषित करते हैं। एक प्रमुख अपवाद जर्मनी है जहां जातीय राष्ट्रवाद की विचारधारा का लंबा और कष्टदायी इतिहास रहा है। यह इतिहास एक तरह से 1806 में जर्मन राज्यों पर फ्रांस के शाही कब्जे के खिलाफ प्रतिक्रियाशील था। नागरिक राष्ट्रवाद की विचारधारा विश्व भर में जातीय धार्मिक राष्ट्रवाद के साथ में प्रतियोगिता करती आई है और यही हाल है कि आधुनिक भारत, चीन और जापान में भी यह राष्ट्रवाद। इससे पहले कक्षा 10 के अंतर्गत एक
पाठ्य पुस्तक इतिहास वाली पढ़ी थी, विश्व इतिहास वाली, तो उसमें रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, ये सारी चीजें आप पीछे पढ़ कर गए। तो वहां पर जो ये एकीकरण हुआ है ना, तो ये राष्ट्रवाद का एक कारण है। बाद में आपने तो एक किताब में तो यहाँ तक भी पढ़ा होगा, पहले तो यूरोप में राष्ट्रवाद और फिर भारत में राष्ट्रवाद, ऐसे भी आप पढ़ कर गए। तो यूरोप में एक राष्ट्रवाद कहाँ कैसे हुआ और फिर भारत में कैसे हुआ, ये पिछली किताबों में पढ़ा। यहाँ ये बता रहे हैं कि विश्व के संदर्भ में राष्ट्रवाद है वो कैसे हुआ। लिखा हुआ जैसा औद्योगिकरण के भिन्न तरीके वैसे आधुनिकीकरण के कई मॉडल देखने को मिले। विभिन्न समाजों ने अपनी विशिष्ट आधुनिकता विकसित की है। इस मामले में जापानी और चीनी उदाहरणों से बहुत कम समझ में आता है। जापान उपनिवेशी नियंत्रण से आजाद रहने में सफल रहा। 20वीं सदी के दौरान तेजी से आर्थिक और औद्योगिक प्रगति कर सका। द्वितीय विश्व युद्ध में हुई शर्मनाक के बाद में जापानी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण को केवल युद्ध के बाद में चमत्कार के रूप में नहीं देखना चाहिए। जैसा कि विषय 11 में दिखाता है, यह उन्नति का नतीजा था जो जापान 1900 और 20वीं शताब्दी के शुरू में बनाने में कामयाब हुआ। उदाहरण के लिए क्या आपको मालूम है कि 1910 तक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए फीस खत्म हो गई थी, सब बच्चों के लिए दाखिला अनिवार्य था, फिर भी जापानी आधुनिकीकरण अन्य किसी भी देश की तरह अपनी दिक्कतें थी। लोकतंत्र और शैलीवाद के बीच में जाति राष्ट्रवाद और नागरिक राष्ट्र निर्माण के बीच में, और जैसे बहुत से जापानी परंपरा और पश्चिमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमीकरण। क्या कहते हैं? पश्चिमीकरण। चीनियों ने औपनिवेशिक शोषण का और अपने नौकरशाह सामंत वर्ग का वर्ग किसान विद्रोह सुधार और क्रांति के जरिए किया। 1930 के दशक में शुरुआती सालों में चीन में साम्यवादी पार्टी, कौन सी पार्टी? जिसकी ताकत किसानों में थी। किसमें थी? किसानों में थी, है ना। साम्यवाद कह दो या समाजवाद कह दो, एक ही बात है, ठीक है। और औपनिवेशिक शक्तियों का देश के कुलीन वर्ग प्रतिनिधित्व कर रहे थे, राष्ट्रवादियों का सामना करना शुरू किया। उन्होंने अपने विचार से देश के कुछ चुने हुए हिस्सों में आजमाने शुरू किए। उनकी सामंतवादी विचारधारा, भूमि सुधारों पर जोर और महिलाओं की समस्याओं के प्रति जागरूकता 1949 में विदेशी उपनिवेशवाद और राष्ट्रवादियों को खाक रखने में मदद की। यानी 1949 में चीन है वो पूरी तरह से आजाद हुआ। ये कह रहे आगे, एक बार सत्ता में आने के बाद में वे असमानताएं घटाने लगे, यानी जो प्रकार की असमानताएं थी यानी समानता बढ़ाई, शिक्षा फैलाने और राजनीतिक जागरूकता बनाने में सफल रहे। इसके बावजूद देश में एक पार्टी का ढांचा और राज्य दमन ने 1960 के दशक के मध्य के बाद राजनीतिक व्यवस्था के साथ बढ़ते असंतोष में योगदान दिया। लेकिन साम्यवादी पार्टी काफी हद तक देश पर अपना नियंत्रण रख पाई है, क्योंकि बाजार के कुछ सिद्धांतों को अपनाकर खुद का उसने क्या कर दिया? पुनर्आविष्कार कर दिया, पुनः आविष्कार किया, है ना। चीन को आर्थिक शक्ति में तब्दील करने के लिए कड़ी मेहनत की है। विभिन्न देशों ने आधुनिकता को अलग अलग तरीके से समझा है, अलग अलग तरीकों से प्राप्त करने की कोशिश की है। हर रास्ता अपनी परिस्थिति और विचारों के संदर्भ में दिलचस्प कहानी पेश करता है। यह भाग उस कहानी के कुछ पहलुओं से आपका परिचय कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी कालक्रम 4 क्या है, जिसको हम अभी अगली क्लास में